बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 आपके साथ है ऑसिलेशन मोशन के बारे में। तो ऑसिलेशन मोशन की या वाइब्रेशनल मोशन की डिफिनीशन वो हम डिफाइन करते हैं कि the to and fro motion of a body around a fixed position, ठीक है। और उस फिक्स्ड पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। वाइब्रेशनल मोशन के लिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं किसी सिस्टम में, वाइब्रेशनल मोशन तब होता है जब उस सिस्टम में दो चीजें मौजूद हो। एक उसमें मौजूद हो इनर्शिया और दूसरा उसमें मौजूद हो रिस्टोरिंग फोर्स। जिस भी सिस्टम में इनर्शिया होगा और रिस्टोरिंग फोर्स होगी तो वो सिस्टम हमेशा क्या करेगा, वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, वो वाइब्रेशन करेगा। इसमें इनर्शिया का जो मकसद होता है, इनर्शिया का मकसद होता है बॉडी को एक्सट्रीम तक ले जाना, और रिस्टोरिंग फोर्स का मकसद होता है बॉडी को मीन तक लाना। तो बॉडी इन दोनों मकासद को के दरमियान क्या करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। कभी एक्सट्रीम की तरफ जाती है, कभी मीन की तरफ आती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो है अगर हम इसको डिफाइन करें सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहली बात यह है कि ये एक रेफरेंस मोशन है, या ये एक मॉडल मोशन है, या ये एक आइडियल मोशन है। रेफरेंस मोशन, मॉडल मोशन और आइडियल मोशन का यहाँ पे मतलब ये है कि अभी तक किसी भी फिजिकल बॉडी में, नो फिजिकल बॉडी up till now has performed 100% सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी तक किसी भी फिजिकल बॉडी ने 100% सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं की है। तो इसलिए हम इस मोशन को आज तक रेफरेंस मोशन कहते हैं, या मॉडल मोशन कहते हैं, या हम इसको आइडियल मोशन कहते हैं। इस मोशन की 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उस 8 कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक वाइब्रेटरी मोशन है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट को, बट ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, चौथी कैरेक्टरिस्टिक, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होती है। इसी तरह पांचवी कैरेक्टरिस्टिक, मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक, मीन पे एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। इसी तरह मीन पे फोर्स 0 होता है, एक्सट्रीम पे फोर्स मैक्सिमम होता है। और लास्ट वन, मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। जिस भी वाइब्रेटरी मोशन में ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उस मोशन को हम कहेंगे
कि वो मोशन क्या है, परफेक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और ये 8 कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ एक वाइब्रेटरी मोशन में है, और वो वाइब्रेटरी मोशन है प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, जो कि बॉडी का मोशन नहीं है, एक बॉडी के साए का मोशन है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कहा था कि किसी भी फिजिकल बॉडी ने आज तक सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं की, लेकिन एक बॉडी का जो प्रोजेक्शन होता है और जब वो बॉडी सर्कल में मूव करती है, वो प्रोजेक्शन क्या है, वो 100% सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और उस प्रोजेक्शन की ये तमाम 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपके साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन की बुक में 3 मिसालें हैं। एक है मास स्प्रिंग सिस्टम, एक है सिंपल पेंडुलम और एक है मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। इन 3 मिसालों में जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूलाज हम एक टेबल में कंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारे साथ जो है 3 किस्म के मोशंस हैं जो सिंपल हार्मोनिक है। एक मोशन है प्रोजेक्शन का जो 100% सिंपल हार्मोनिक है, एक मोशन है सिंपल पेंडुलम का और एक मोशन है मास स्प्रिंग सिस्टम का। इन मोशंस में हर एक को प्रूफ करते वक्त हमारे साथ कुछ कांस्टेंट्स आए थे। इन तमाम मोशंस के लिए हमने ये बात प्रूफ की थी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो जब प्रोजेक्शन को प्रूफ किया था तो प्रोजेक्शन में जो हमारे साथ कांस्टेंट आया था उस कांस्टेंट की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर थी, ठीक है। सिंपल पेंडुलम को जब प्रूफ किया था तो सिंपल पेंडुलम में जो कांस्टेंट आया था उस कांस्टेंट की वैल्यू थी G/L। और मास स्प्रिंग सिस्टम को जब प्रूफ किया था तो मास स्प्रिंग सिस्टम में कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, K/M। अगर हम इन कांस्टेंट्स की कंपैरिजन कर लें तो हमेशा याद रखें एग्जाम्पल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है, और स्टैंडर्ड कौन सा है, वो प्रोजेक्शन है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों उसकी मिसालें हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें तो हमारा कंपैरिजन बनेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अगर सिंपल पेंडुलम को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें तो हमारा कंपैरिजन बनेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू G/L या G इज इक्वल टू L ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अगर मास स्प्रिंग सिस्टम को कंपेयर करेंगे तो आपके साथ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K/M या ओमेगा इज इक्वल टू √K/M या K इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें टाइम पीरियड का, ठीक है, तो या लेट्स सपोज टाइम पीरियड का पहले लिख लेते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω। टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला क्या है, 2π/ω। तो अगर यहाँ पे हम ओमेगा की जगह पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, √G/L, और यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, √K/M। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/√। चूंकि ओमेगा रेसिप्रोकल में है तो G/L नहीं लिखेंगे, हम L/G लिख देंगे। और यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा 2π/√। यहाँ K/M नहीं लिखेंगे, M/K लिखेंगे। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखें तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है
ओमेगा बाय 2 पाई, मतलब उसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे इसका भी रेसिप्रोकल ले लें तो 1/2 पाई अंडर द रूट g बाय l, और ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर द रूट k बाय m। अगर हम वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना चाहें तो इस प्रोजेक्शन के लिए वेलोसिटी का इक्वेशन है ओमेगा अंडर द रूट x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा, यहां पर ओमेगा की जगह आप क्या पुट कर देंगे, g बाय l पुट कर देंगे। यहां पर फॉर्मूला होगा g बाय l अंडर द रूट x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहां पर फॉर्मूला होगा k बाय m अंडर द रूट x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगर इसी वेलोसिटी को हम मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पे फाइंड कर लें, वेलोसिटी फाइंड कर लें किस पे, मीन पे। तो मीन पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जनरल फॉर्म में मीन पे वैल्यू आ जाएगी ओमेगा x0, और इस दूसरे फॉर्मूला से आ जाएगा अंडर द रूट g बाय l x0, और उस तीसरे फॉर्मूला से आ जाएगा अंडर द रूट k बाय m x0। अच्छा, अगर वेलोसिटी फाइंड करें एक्सट्रीम पर, तो एक्सट्रीम में x की वैल्यू क्या होती है, वो x0 होती है। तो x0 माइनस x0 सबसे 0 आ जाएगा, तो एक्सट्रीम पे सबकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबके लिए मेंशन करें, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। लेकिन सिंपल पेंडुलम के लिए ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, g बाय l। तो ये हो जाएगा हाफ m g बाय l x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, k बाय m। तो ये हो जाएगा हाफ m k बाय m x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और फिर आप ये mm को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात करनी है मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे तो x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपके साथ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर, यहां पे आ जाएगी हाफ m g बाय l x0 स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगी हाफ k x0 स्क्वायर, क्योंकि mm तो वैसे भी कैंसिल। अगर आप एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो एक्सट्रीम पे सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, और यहां पर है हाफ m g बाय l x स्क्वायर, और यहां पे है हाफ k x स्क्वायर, क्योंकि यहां भी mm क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी मीन पे फाइंड करेंगे, मीन पे, तो x की जगह 0 पुट करना होगा, जिसकी वजह से तमाम पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएंगी। और अगर आप पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे फाइंड करेंगे, तो आपको x की जगह x0 पुट करना होगा। तो ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर, यहां भी x0 पुट कर दें, तो हाफ m g बाय l x0 स्क्वायर, और यहां भी x0 पुट कर दें, तो हाफ k x0 स्क्वायर। ठीक है।
और अगर आप काइनेटिक और पोटेंशियल को सम करके टोटल एनर्जी फाइंड करोगे तो वो आपके साथ आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा टेबल आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कांस्टेंट्स, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, सारी चीजें डिस्कस कर ली। टोटल एनर्जी आप यहां देखें, मीन पोजीशन पे देखें टोटल एनर्जी कितनी है। मीन पे काइनेटिक एनर्जी इतनी है और उसी मीन पे पोटेंशियल कितनी है, 0 है। तो दोनों को प्लस करके क्या आ जाता है, टोटल एनर्जी। और ये थ्रू आउट क्या रहेगी, ये थ्रू आउट आपके साथ सेम रहेगी। अच्छा, अब जरा बात करते हैं कुछ ग्राफ्स को। ये जो आपके साथ इक्वेशन है कि a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। एक a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। अच्छा, दूसरा जो आपके साथ हम जो हुक्स लॉ में लिखते हैं कि f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, उसका ग्राफ कैसे बनेगा। f और x का। इसके अलावा स्पीड का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें और स्पीड के बाद जो है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी का, अगर हम बनाना चाहें स्पीड का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के साथ या हम बनाना चाहें काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के साथ या फिर पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ या टोटल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ। अच्छा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होना और ओरिजिन से पास करना जरूरी है, लेकिन इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जिस वक्त a पॉजिटिव होगा तो x नेगेटिव होगा, जिस वक्त x पॉजिटिव होगा तो a नेगेटिव होगा। ये बात सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए, यहाँ पे a पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है, यहाँ x पॉजिटिव है तो a नेगेटिव है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो आपके साथ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन किस क्वाड्रेंट से गुजरेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से गुजरेगा। और इसका जो स्लोप होगा इस ग्राफ का स्लोप आपको किसकी वैल्यू देगा, इस ग्राफ का स्लोप आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू देगा। ठीक है, अगर प्रोजेक्शन का मोशन है तो आपको स्लोप से क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अगर सिंपल पेंडुलम है तो स्लोप से क्या मिल जाएगा, g बाय l। अगर मास स्प्रिंग सिस्टम है तो स्लोप से क्या मिल जाएगा, k बाय m। अच्छा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी ऐसे ही होगा, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। और इसका जो स्लोप होगा वो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू देगा। ठीक है, और वो स्प्रिंग कांस्टेंट एक फार्मूला के जरिए किसके इक्वल है, m ओमेगा स्क्वायर के भी इक्वल है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट आपको m ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी दे सकता है। अच्छा, स्पीड का जो ग्राफ है, आपने अभी बात की कि x इज इक्वल टू 0 पे स्पीड मैक्सिमम होगी और प्लस x नॉट पे और माइनस x नॉट पे स्पीड क्या होगी, 0। तो स्पीड का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा आपके साथ। ठीक है,
जैसे बॉडी मीन से एक्सट्रीम तक जाएगी स्पीड क्या होती जाएगी, डिक्रीज, और बॉडी वापस मीन तक आएगी तो स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज। और ये मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला क्या है, इस मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला है ओमेगा एक्स नॉट। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ वैसे ही होगा जैसे स्पीड का है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर होगी, और प्लस एक्स नॉट पे काइनेटिक एनर्जी माइनस एक्स नॉट पे भी जीरो होगी, प्लस एक्स नॉट पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और x इज इक्वल टू जीरो पे काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी। अच्छा, ये पोटेंशियल का ग्राफ काइनेटिक के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। पोटेंशियल एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होगी और मीन पे क्या हो जाएगी, मीन पे वो जीरो हो जाएगी, लेकिन ये एक्सट्रीम पे जो मैक्सिमम है ये कितनी होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर होगी, ठीक है। और टोटल एनर्जी का ग्राफ क्या रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन रहेगा और उसकी वो वैल्यू होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर ये ग्राफ स्पीड की जगह वेलोसिटी होता तो वेलोसिटी में फिर ये पूरा सर्कुलर का शेप बनता, क्योंकि वेलोसिटी में एक दफा मीन पोजीशन से एक डायरेक्शन होती, दूसरी दफा मीन पोजीशन से एक प्लस ओमेगा एक्स नॉट होता, एक माइनस ओमेगा एक्स नॉट होता। तो अगर ये आपके साथ वेलोसिटी का ग्राफ होता तो फिर ये इस तरह अपने आप को कंप्लीट करता, और उस शेप को फिर हम मैथ्स में इलिप्स कहते हैं। इस शेप को हम क्या कहते हैं, इलिप्स। और इस इलिप्स में इस एक्सिस को मेजर एक्सिस कहा जाता है, इस एक्सिस को माइनर एक्सिस, और जब ये दोनों एक्सिस इक्वल हो जाए तो फिर वो इलिप्स कन्वर्ट हो जाता है सर्कल में। मतलब सर्कल क्या है, वो असल में इलिप्स का एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो ये इसके जो है तमाम ग्राफ हो गए। ये जो काइनेटिक और पोटेंशियल है, अगर ये एक ही ग्राफ पे आप दोनों बना लें तो ये दो पॉइंट्स पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मतलब उन दो पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। वो आपको याद होने चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के तब इक्वल होती है जब x की वैल्यू प्लस माइनस एक्स नॉट बाई अंडर रूट 2, प्लस माइनस एक्स नॉट बाई अंडर रूट 2 पे बॉडी की काइनेटिक और पोटेंशियल एक जितनी होती है। देखिए ये डिक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक का भी ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे काइनेटिक का ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये इन दो पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, ये इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो आपके साथ वैल्यू है ये माइनस एक्स नॉट बाई अंडर रूट 2 है, और ये वाली जो वैल्यू है ये प्लस एक्स नॉट बाई अंडर रूट 2 है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ चैप्टर 7 का एक सेक्शन जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर पूरा नहीं था, हाँ इतनी बातें नहीं रहती इसमें। जरूरी चीज इस चैप्टर में जो है बस ये टेबल था, ठीक है, इसी पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा जो है आपके साथ इस चैप्टर में क्या है, एक है फ्री ऑसिलेशंस एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस, और एक है आइडियल ऑसिलेशंस और प्रैक्टिकल ऑसिलेशंस। तो सबसे पहले आइडियल ऑसिलेशंस को समझ लें। आइडियल ऑसिलेशंस वो होती है जिसमें हम किसी किस्म के लॉसेस को डिस्कस नहीं करेंगे, जिसमें सिस्टम की एनर्जी सिस्टम में ही रहेगी, वो लॉस नहीं होगी। मतलब काइनेटिक टू पोटेंशियल भी होगी, पोटेंशियल टू काइनेटिक भी होगी, लेकिन लॉसेस नहीं होंगे आपके साथ। आइडियल ऑसिलेशन वो होती है जिसमें एनर्जी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी तमाम चीजें सेम रहती है, ठीक है। और उसका अगर आपने वेवफॉर्म बनाना है
तो वेवफॉर्म आपने ऐसे बनाना है कि आपने हर साइकिल का टाइम पीरियड, हर साइकिल का एम्पलीट्यूड जो है वो बिल्कुल सेम लेना है। ये आइडियल ऑसिलेशंस है। इसके बरक्स जो ऑसिलेशंस हैं वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल ऑसिलेशंस या डैम्प्ड ऑसिलेशंस, उनमें क्या होता है, उनमें आपके साथ एनर्जी जो है वो टाइम के साथ सिस्टम से निकलती है और लॉसेस होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ऑसिलेशन पे हम रेजिस्टिव फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। फिर तो प्रैक्टिकल ऑसिलेशन में क्या होता है, प्रैक्टिकल ऑसिलेशन में पहले साइकिल का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, लेकिन दूसरे साइकिल का एम्पलीट्यूड उससे कम होता है, तीसरे साइकिल का एम्पलीट्यूड उससे भी कम होता है, और इस तरह बॉडी में इवेंचुअली वाइब्रेशंस डाई हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। प्रैक्टिकल ऑसिलेशंस के बारे में याद रखें, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, एनर्जी डिक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है और टाइम पीरियड इंक्रीज करता है। आप देखें इस साइकिल का टाइम कम है, इस साइकिल का उससे ज्यादा है, इस साइकिल का उससे ज्यादा है। ये जो डैम्पिंग है ये किस वजह से है, ये उस अपोजिंग फोर्स की वजह से है। ये किस वजह से है, अपोजिंग फोर्स। ये वही अपोजिंग फोर्स है जिसको चैप्टर 6 में हमने ड्रैग फोर्स का नाम दिया था, लेकिन यहां पे हम इस फोर्स को नाम देंगे डैम्पिंग फोर्स का। यहां उसको क्या नाम देंगे, डैम्पिंग फोर्स। और जिस तरह वो ड्रैग फोर्स वेलोसिटी को प्रोपोर्शनल था, उसी तरह ये डैम्पिंग फोर्स भी क्या है, वेलोसिटी को प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो होती है वो वेलोसिटी को ऑपोजिट होती है। और फिर हम इसमें कांस्टेंट लगा देते हैं और उस कांस्टेंट को हम b कहते हैं, और इस b को डैम्पिंग रेशियो कहा जाता है। तो इस फोर्स की वजह से आपके साथ आइडियल ऑसिलेशंस कन्वर्ट हो जाती है डैम्प्ड ऑसिलेशंस में। ये बड़ा खतरनाक फोर्स है BV, ठीक है, तो और नेगेटिव भी है, तो ये इंतहाई खतरनाक फोर्स है, ठीक है। और BV की किस्में होती है ना, एक वो BV होती है जिसको हम कहते हैं अच्छी BV, और एक होती है थोड़ी सी नॉर्मल, और एक होती है सख्त BV, ठीक है। तो ये जो डैम्पिंग फोर्सेस है इनकी किस्में हैं, एक स्मॉल डैम्पिंग फोर्स है, एक मॉडरेट डैम्पिंग फोर्स है, एक हाई। मतलब आप अगर एक सिंपल पेंडुलम को एयर में डिस्टर्ब करें तो वो डैम्पिंग होगी, लेकिन रुकने से पहले बॉडी काफी वाइब्रेशंस कर लेगा। उस केस को हम कहते हैं, जैसे ये ग्राफ हमने बनाया है, उस केस को कहते हैं अंडर डैम्प। उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, अंडर डैम्प। मतलब बॉडी एनर्जी जाया करे, लेकिन रेस्ट में आने से पहले सेवरल वाइब्रेशंस बॉडी कंप्लीट कर लें, तो उसको हम कौन सी सिचुएशन कहेंगे, अंडर। और अंडर डैम्प में जो डैम्पिंग फोर्स होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है, कमजोर डैम्पिंग फोर्स होगा। इसके बाद जो है, अगर हम उसी पेंडुलम को वाटर में डिस्टर्ब कर दें, एक्सट्रीम पे ले जाके उसे छोड़ दे, अब क्या होगा, पेंडुलम एक ही वाइब्रेशन में रेस्ट में आ जाएगा। तो जब आपका पेंडुलम एक या सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही वाइब्रेशन में रेस्ट में आ जाए, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल डैम्प। उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल डैम्प। और अगर हम इसी सिंपल पेंडुलम को हनी में डिस्टर्ब करें या मरकरी में डिस्टर्ब करें, जो आप पे जो है स्ट्रॉन्ग डैम्पिंग फोर्स अप्लाई, तो वो भी एक ही वाइब्रेशन में रेस्ट में आएगा, लेकिन उस एक वाइब्रेशन में टाइम ज्यादा लेगा। तो उसका ग्राफ जो है फिर ऐसे शायद बनेगा, ठीक है, यहां तक बनेगा, और इसको फिर हम कहते हैं ओवर डैम्प। तो डैम्पिंग की ये टाइप्स जो है वो आपके साथ डैम्पिंग फोर्स के वैल्यू पर डिपेंड करती है कि डैम्पिंग फोर्स स्मॉल है, मॉडरेट है कि नहीं,
ज्यादा है, ठीक है। तो ये डैम्पिंग की 3 टाइप्स पे आपको पता होनी चाहिए। फिर फ्री वाइब्रेशंस हैं और फोर्स्ड वाइब्रेशंस हैं। फ्री वाइब्रेशंस ये है कि जब आप एक बॉडी को डिस्टर्ब करो और वो बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशंस कंटिन्यू करे, मतलब उस बॉडी पर सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करे, रिस्टोरिंग फोर्स के अलावा उस पे कोई फोर्स एक्ट ना करे। तो जैसे हमने इस टेबल में वो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज लिखी थी, अगर बॉडी उन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन करे तो क्या होगा, इसको हम कहते हैं फ्री वाइब्रेशंस। लेकिन कभी कभार हम ऐसा करते हैं कि बॉडी को रिस्टोरिंग फोर्स के रहमो करम पे नहीं छोड़ते, हम बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं लेकिन हम उस पे अपना भी एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं। मतलब हमने एक बॉडी को डिस्टर्ब किया, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज थी, लेकिन हम उसके एक्सट्रीम पे खड़े होके हमने डिसाइड किया कि हम हर 1 सेकंड के बाद एक पुश देंगे, हर 1 सेकंड के बाद पुश देंगे। तो ये हमारी तरफ से क्या हुआ, हमारी तरफ से एक पीरियोडिक फोर्स हो गया। अब ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी तंग आकर आखिरकार अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को रिलीज कर देगी और आपके पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। जब ऐसा बॉडी करता है तो फिर हम कहते हैं कि बॉडी ने कौन सी वाइब्रेशन शुरू कर दी है, फोर्स्ड वाइब्रेशंस, ठीक है। एक फ्री वाइब्रेशंस है जिसमें बॉडी अपनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करे, एक फोर्स्ड वाइब्रेशंस है जिसमें बॉडी अपनी फ्रीक्वेंसी को रिलीज कर दे और पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन करना शुरू कर दे, उसको फोर्स कहते हैं। और ये फ्री और फोर्स जब मिलती है तो फिर होती है रेजोनेंस, ठीक है। किसी बॉडी की फ्री वाइब्रेशंस और हमारी तरफ से फोर्स वाइब्रेशन अगर ये इक्वल हो तो फिर बॉडी क्या करता है, रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस में अचानक एम्पलीट्यूड और एनर्जी बढ़ जाती है और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि उस बॉडी की नेचुरल वाइब्रेशंस और हमारी तरफ से फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अचानक एम्पलीट्यूड और एनर्जी में सडन इंक्रीज आ जाता है, उस सडन इंक्रीज को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। ये रेजोनेंस माइक्रोवेव में भी होता है, ये रेजोनेंस एफएम की रिसीविंग में भी होता है, यही रेजोनेंस एमआरआई जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है उसमें भी रेजोनेंस का हमने फायदा लिया है। तो रेजोनेंस के बहुत से फायदे हैं। अच्छा, रेजोनेंस का मकसद क्या है, रेजोनेंस का मकसद एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है, ठीक है। और डैम्पिंग का मकसद क्या है, डैम्पिंग का मकसद एम्पलीट्यूड को कम करना है। तो इसका मतलब रेजोनेंस का मकसद तो एम्पलीट्यूड बढ़ाना है, लेकिन रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड को कितना बढ़ा पाएगा, क्या वो उसे डबल कर पाएगा या उसे ट्रिपल कर पाएगा, उसको वो कितना इंक्रीज कर पाएगा, उसको फिर हम कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। उसको क्या कहा जाता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस कितना इफेक्टिव है, वो कितना शार्प है, या उसने एम्पलीट्यूड को कितना इंक्रीज कर दिया है। तो याद रखें, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिपेंड करती है इनवर्सली किस पे, डैम्पिंग पे। अगर आपके साथ कौन सी सिचुएशन होगी, ओवर डैम्प, तो उसमें रेजोनेंस एम्पलीट्यूड को तो बढ़ाएगा लेकिन इतना नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि ओवर डैम्प क्या करेगा, वो एम्पलीट्यूड को बढ़ने नहीं देगा। लेकिन अगर आपके साथ अंडर डैम्प सिचुएशन है तो फिर उसमें रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होगा और रेजोनेंस की शार्पनेस ज्यादा होगी। तो इसका डैम्पिंग के साथ एक ग्राफ बनता है। ओवर डैम्प में आपके साथ रेजोनेंस एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है लेकिन इतना उसे नहीं बढ़ाता। क्रिटिकल डैम्प में रेजोनेंस एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है और ओवर डैम्प से ज्यादा कर देता है, जबकि अंडर डैम्प में रेजोनेंस एम्पलीट्यूड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो अंडर डैम्प में रेजोनेंस शार्प होती है और ओवर डैम्प में रेजोनेंस फ्लैट होती है, ठीक है। ये आपके साथ जो है वो चैप्टर नंबर 7 की सारी डिस्कशन है।